सेविका का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं आज शो में खास क्या है, कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी रिलायंस जियो की खबर के साथ। जियो के ग्राहकों को झटका, महंगी हुई सेवाएं, टैरिफ बढ़े हैं। कौन से टैरिफ बढ़े हैं, क्यों बढ़ाने पड़े हैं कंपनी को, इस पर चर्चा। कहां कम नहीं हो रही महंगाई, क्यों गिर रहा देश में विदेशी निवेश। विदेशी निवेश जितने मोर्चों से आता है सब पर थोड़ी सी मायूसी है, क्यों है इसकी वजह जानेंगे। घरों में रखा सोना क्यों बेच रहे लोग, अमेरिका में फिर हुआ कर्ज महंगा, क्या है मायने। और दिन की सबसे बड़ी खबर, फिर बढ़ी अदानी पावर की निगरानी। अदानी समूह से जुड़ी कुछ और खबरें भी हैं। क्या कुछ खबरें हैं, क्या उनका मायने है, क्या मतलब है, ये सब कुछ समझेंगे आज मनी सेंट्रल में। शुरुआत टेलीकॉम कंपनी की खबर के साथ। टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल टैरिफ दरों में बढ़ोतरी की जा रही है और साथ में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियों के बीच एक दूसरे से बेहतर मोबाइल प्लान लाने की होड़ भी लगी हुई है। हाल ही में जियो ने 599 रुपए का प्लान लॉन्च किया और उसके मुकाबले अब एयरटेल ने भी 599 का नया फैमिली प्लान लॉन्च किया है। इसके अलावा जियो ने अपने एंट्री लेवल प्लान की कीमत को बढ़ा दिया है। इसको बढ़ाकर 199 रुपए से 299 रुपए कर दिया गया है। सर, क्यों बढ़ाई गई ये कीमत, क्या दबाव है कंपनी पर? शुभम, दो प्रमुख मोबाइल कंपनियां मोबाइल बाजार में बड़ी दिलचस्प ढंग से खींचतान कर रही हैं। पहले हम जियो की इस ताज़ी टैरिफ हाइक को लेते हैं। जियो ने अपना जो पोस्टपेड प्लान है, पोस्टपेड ग्राहकों के लिए प्लान है, उसका जो एंट्री लेवल प्लान है वो 299 रुपये का कर दिया। इसकी घोषणा 1-2 दिन पहले संकेत दिए गए थे, जब इसके स्पष्ट ब्यौरे आज पता चले और इस हिसाब से जियो ने इसकी प्राइस में बढ़ोतरी की है। इससे पहले जियो का एंट्री लेवल पोस्टपेड प्लान 199 रुपये का था, जो अब 299 रुपये का हो गया। हालांकि इसमें 30 GB की डेटा स्पीड फ्री है, कॉल्स फ्री हैं और इसके अलावा जियो सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा के एक्सेस की भी सुविधाएं मिल रही हैं। अब टेलीकॉम बाज़ार में दो तरीके की जद्दोजहद चल रही है शुभम। पहला ये कि पहली जद्दोजहद ये है कि रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे 5G की तरफ लोग बढ़ेंगे और 4G से 5G की तरफ माइग्रेशन शुरू होंगे, कंपनियों को 5G में पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स चाहिए। और फिलहाल अगर अभी आप मौजूदा परिस्थिति में देखें कि हालांकि जियो बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके पास करीब 435 मिलियन के आसपास का बेस है और 370 मिलियन के आसपास का बेस एयरटेल के पास है, लेकिन जियो के पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स एयरटेल से कम हैं। एयरटेल के पास पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स का नंबर टोटल सब्सक्राइबर बेस में ज़्यादा है, करीब 7% के आसपास है और जियो के पास 5% है। 5G के साथ आगे बढ़ने के साथ जियो की कोशिश ये है कि वो पोस्टपेड सब्सक्राइबर बेस में जाए, क्योंकि वहाँ पर आपको अपना आरपू बेहतर करने में मदद मिलती है। आरपू के मामले में भी एयरटेल का आरपू बेहतर है। तो अब जो हमें जद्दोजहद दिखाई देगी बाजार में, वो 4G से 5G की तरफ लोगों को माइग्रेशन के लिए प्रेरित करने की दिखाई देगी और दूसरी तरफ पोस्टपेड ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़ने की तरफ दिखाई देगी। और इसका एक बड़ा जरिया बनेगा अनलिमिटेड या फ्री 5G डेटा, जिसकी कोशिशें लगातार चल रही हैं और जिसका जिक्र शुभम ने अपनी शुरुआती खबर में किया कि जब जियो ने अपना प्लान अनलिमिटेड डेटा का प्लान लॉन्च किया तो उसके साथ ही एयरटेल ने अनलिमिटेड डेटा का प्लान लॉन्च किया है। महंगाई को लेकर चिंता बढ़ती दिख रही है। थोक महंगाई में गिरावट के बावजूद कई ऐसे उत्पाद हैं, कई ऐसी सेवाएं जिनकी महंगाई कम होते नहीं दिख रही। आज एक खबर आई दूध से जुड़ी। दूध की कीमतें लंबे समय तक ऊपर रह सकती हैं, इसकी अपनी वजह है। इसके अलावा भी कई ऐसे उत्पाद हैं जिनकी कीमतों कम होने का नाम नहीं ले रही। सर, कौन से वो उत्पाद हैं जिनकी कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी हुई हैं? खुदरा महंगाई की दर में कमी नहीं हो रही। कल हमने खुदरा महंगाई पर चर्चा की थी कि रिजर्व बैंक को भी खुदरा महंगाई के आकलन को लेकर काफ़ी सवाल हैं, जिसके आधार पर उसने फार्मूला बदलने के लिए कहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो थोक महंगाई की दर अभी हमनाल में 25 महीने के न्यूनतम स्तर पर आ गई। 4% से नीचे की थोक महंगाई की दर दिखाई दी। लेकिन कई सारे ऐसे खुदरा महंगाई के वर्ग हैं, जब खुदरा महंगाई के सूचकांक के भीतर जाएं तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ कीमतें कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। जैसे कि पैकेज्ड फूड की
कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वजह क्या है? वजह यह है कि अनाज की, खाद्य तेल की और बाकी स्पाइसेस की कीमतें बढ़ी हैं, जिनके आधार पर पैकेज फूड्स बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। दूसरा हिस्सा कॉस्मेटिक्स का है, जहां कंपनियों ने कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण कॉस्मेटिक्स की कीमतें बढ़ाई हैं। पिछला पूरा साल हमने एफएमसीजी कंपनियों को देखा कि उन्होंने कॉस्मेटिक्स की, टॉयलेटरीज की और बहुत सारे जो कंज्यूमेबल गुड्स हैं, एफएमसीजी गुड्स हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी की थी। वो बढ़ोतरी अभी तक बनी हुई है। यानी इन उत्पादों में शुभम इन्फ्लेशन कुछ हद तक स्टिकी सी होती दिखाई दे रही है, जिद्दी जैसी होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा सर्विसेज में भी महंगाई जो बढ़ी है उसके कम होने की संभावना नहीं है। खुदरा महंगाई के संदर्भ में एक बात महत्वपूर्ण जानना जरूरी है कि सिर्फ फलों और सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितना महंगाई का स्पेस है भारत में, उसमें एक बार कीमतें बढ़ने के बाद फिर कम नहीं होती है। महंगाई की बढ़ोतरी तो रुक सकती है, पर बढ़ी हुई कीमतें कम नहीं होती। और यही वो जिद्दी महंगाई है जो इस समय रिजर्व बैंक को और बाकी नीति नियामकों को परेशान कर रही है। दूसरी तरफ कीमतें बढ़ने का नया दौर शुरू हो गया है। मारुति अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने जा रही है, इसकी उसने घोषणा की है। टाटा अपनी कारों की, अपने वाहनों की कीमत बढ़ा चुकी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जहां मांग टूट रही है, गिर रही है, शोरूम खाली पड़े हैं, लोग कारें खरीदने नहीं जा रहे हैं, वहां भी कंपनियां अपने मार्जिन्स रिकवर करने के लिए कच्चे माल की लागत बढ़ने के कारण अपनी लागत निकालने के लिए कीमतों को पास ऑन कर रही हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी ने 30 मार्च से ऑप्शन ट्रेडिंग डू नॉट एक्सरसाइज सुविधा को बंद करने का फैसला लिया है। इस सुविधा के बंद होने से फ्यूचर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान होने की आशंका है, और ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान हुआ तो इसका असर ब्रोकर्स पर, स्टॉक एक्सचेंज की कमाई पर, सब पर पड़ेगा। तो पहले यही समझते हैं कि ये डू नॉट एक्सरसाइज सुविधा है क्या। सर, ये सुविधा किस तरह काम करती है? जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हैं उन्हें पता होगा कि डू नॉट एक्सरसाइज नाम की एक ऐसी सुविधा है जिसमें ब्रोकर अपने क्लाइंट के बिहाफ पर, जिसने उसे ऑप्शन ट्रेड करने के लिए कहा है, उस हिसाब से वो ऑप्शन पर फैसला ले लेता है। और चूंकि ऑप्शन ट्रेड्स में फैसले तत्काल लिए जाते हैं, तो ये सुविधा ब्रोकर्स के पास होती है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से इस पर फैसला ले लें और डील फाइनल कर दें ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग में। एनएससी ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है, और जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्च 2023 की एक्सपायरी के साथ, जो एफएनडो की मार्च 2023 की एक्सपायरी है जो आने वाली है, उसके साथ ब्रोकर्स को अब डू नॉट एक्सरसाइज या डीएनई जिसको बोलते हैं, इस ऑप्शन की सुविधा नहीं मिलेगी। यानी यहाँ के बाद अब ब्रोकर्स अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर सौदों को में ऑप्शन के विकल्प का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सर, ब्रोकर्स पर और एनएससी पर इसका क्या असर पड़ेगा? ब्रोकर्स में काफ़ी खलबली है इसको लेकर। ब्रोकर्स में काफ़ी खलबली इसलिए भी है क्योंकि ये जब डीएनई फैसिलिटी नहीं होगी तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना होगा और उसकी डिलीवरी लेनी होगी, और अगर पीछे से ग्राहक उपलब्ध नहीं है तो वो जिम्मेदारी फिर ब्रोकर के सर पर आएगी। उसका भुगतान ब्रोकर को देना पड़ेगा। और कई मामलों में ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा होता है कि ब्रोकर को के पास वो सूचना नहीं होती है कि उसको सौदा बराबर करना है नहीं, और इसमें बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए ब्रोकर्स इसका काफ़ी विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन एनएससी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। दूसरी चीज़, एनएससी के मामले में एक और दिलचस्प जानकारी आई नुकसान के तौर पर। एनएससी ने हालांकि सेबी ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग पर काफ़ी सख्ती कर रहा है। आपको याद होगा, जो मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं, सेबी ने जब एक कहा है कि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर नहीं, हमने आपको बताया है, विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर नहीं है, लेकिन एनएससी का 75% रेवेन्यू इस समय केवल ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग से आ रहा है। और ये फैसिलिटी जो कि शायद सेबी के कहने पर, रेगुलेटर के कहने पर बंद की गई है, डीएनई वाली, अगर ये बंद होने के बाद एनएससी के ऑप्शन ट्रेडिंग के रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ेगा। और इसकी वजह क्यों है? एनएससी पे ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना रेवेन्यू क्यों आ रहा है? एक तरह से बाजार में एनएससी ऑप्शन ट्रेडिंग के लीडर के तौर पर स्थापित हो गया है बीएसई की तुलना में। बीएसई की तुलना में ज़्यादा लोग फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए एनएससी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह है कि एनएससी का चार्ज जो है वो करीब 32 से 35 रुपये फॉर एवरी मिलियन रुपीज़ जो ट्रेडेड पर वैल्यू के हिसाब से होता है उस पर लगता है, जबकि बीएसई का चार्ज इससे काफ़ी ज़्यादा है। बीएसई का चार्ज करीब 37 रुपये के आसपास है। तो एनएससी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना सस्ता है, सौदे सस्ते हैं, इसलिए एनएससी में ज़्यादा ऑप्शन की ट्रेड होती है। लेकिन अब इस नई व्यवस्था के बाद एनएससी के रेवेन्यू पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल। दुनिया भर में महंगाई के खिलाफ छिड़ी जंग की वजह से महंगे होते कर्ज का असर भारत में विदेशी निवेश पर पड़ रहा है। देश में विदेशी निवेश में गिरावट आई और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये और भी घटेगा। वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 13% की गिरावट आई और इस दौरान शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने $6 अरब से ज़्यादा की बिकवाली की। कुल विदेशी निवेश की बात करें तो पिछले साल अप्रैल से इस साल जनवरी तक देश में 61.5 अरब का निवेश हुआ है, जबकि बीते साल 21-22 में इस दौरान $70 अरब से ज़्यादा का 70.5 अरब का निवेश हुआ था। विदेशी निवेश आने की जो 2-3 जरिए हैं, जो 2-3 रास्ते हैं, उनमें एक
FDI है, दूसरा शेयर बाजार में आने वाली पूंजी और तीसरा एक्सपोर्ट है कि जब आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशी पूंजी आपके देश में आती है। सर, क्या वजह है इस गिरावट की? ये खबर भारत के लिए और भारत के निर्माताओं के लिए चुनौती भी है और कई मामलों में खतरे की घंटी भी है। 2-3 बड़ी वजह हैं। शेयर बाजार में पूंजी निवेश 2 वजहों से गिर रहा है। एक तो पूंजी की लागत बढ़ रही है और हमने देखा कि पूरी दुनिया में बैंक अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण पूंजी का प्रभाव भी सीमित हो रहा है। और एक बड़ा हिस्सा भारतीय शेयर बाजारों में सस्ती पूंजी के कारण आता था, जहां ब्याज दरें अमेरिका में ब्याज दरें 5% पहुंच रही हैं, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो भारत के बाजार में निवेश करके जो आर्बिट्राज की संभावना बनती दिखाई देती थी, जो फायदे की संभावना बनती दिखाई देती थी, वो ब्याज दरें महंगी होने के कारण कम हो रही। दूसरी तरफ भारत में जो अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ रही चुनौतियाँ हैं, शेयर बाजार में गिरावट है, कंपनियों के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जनरली जो भारत की इकोनॉमी को लेकर सेंटिमेंट है मार्केट का, वो थोड़ा ढीला ढाला है और खासतौर से इस साल की शुरुआत से तो काफ़ी ढीला गिरा हुआ है और उस वजह से भी उस निवेश में गिरावट आ रही है और इसका सीधा असर हमें भारत में आ रहे विदेशी निवेश पर दिखाई देता है। दूसरा चैनल खोलें, दूसरा चैनल है डायरेक्ट विदेशी निवेश का, जिसमें या तो कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं या भारत में अधिग्रहण करती हैं या भारत के में प्राइवेट इक्विटी फंड से या वेंचर कैपिटल से पैसा डालती हैं। ये दूसरी पाइपलाइन भी सूख गई है और इसकी वजह भी वही है, इसका भी स्रोत वही है कि जब दुनिया में सस्ती पूंजी के पाइप के नल बंद होने लगे हैं, उनसे पानी कम टपकने लगा है, तो इस रास्ते से भी आने वाला निवेश कम होने लगा है। हमने भारत में स्टार्टअप में निवेश में लगातार तेज गिरावट देखी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, बड़ा निवेश भारत में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई बड़े निवेश या बड़े टेक ओवर अधिग्रहण नहीं हो रहे हैं या बड़े जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हैं वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि PLI में काफ़ी सरकार ने प्रोत्साहन दिया, पर PLI का फ़ायदा उठाने वाली ज़्यादातर कंपनियां भारत की ही हैं, जिन्होंने भारत में अपना कारोबार कर रखा है, वो इस स्कीम की सुविधा ले रही हैं। ये दूसरा बड़ा हिस्सा है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा विदेशी निवेश का है जो सर्विसेज एक्सपोर्ट से आता है या एक्सपोर्ट से आता है। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को लेकर थोड़ी उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि पिछले 6 महीने में हमने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में निर्यात में भारत में काफ़ी तेज गिरावट देखी है। सर्विसेज जितनी बिकेंगी बढ़ेंगी उतना निर्यात आ सकता है। और चौथा हिस्सा अनिवासी भारतीयों की तरफ से आने वाले रेमिटेंसेस का है। पिछले साल इनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा डावाडोल थी, इस साल परिस्थिति थोड़ी सी बेहतर होती दिखाई दे रही है, पर ये छोटा सा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा हमें शेयर बाजार में पूंजी निवेश या सीधे पूंजी निवेश से मिलता है। सर, नहीं आएगा निवेश, कितनी बड़ी चुनौती है ये? रिजर्व बैंक इसी बात से परेशान है क्योंकि भारत में निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा नहीं जुटाई जा सकती। भारत को जितना आयात के लिए बिल चाहिए और भारत को जितना विदेशी मुद्रा भंडार चाहिए अपने मौजूदा कर्जों के चुकाने के लिए, करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित रखने के लिए, इसलिए भारत को भरपूर मात्रा में विदेशी पूंजी चाहिए, चाहे वो सीधे आए, प्रोजेक्ट में लगे, कंपनियों में लगे या वो स्टॉक मार्केट में आए। और इसलिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर हमें लगातार दबाव दिख रहा है, रुपए पर भी दबाव दिख रहा है और रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार को बहुत संभल कर इन चीज़ों को संभालना होगा क्योंकि जो पिछले 3-4 साल में 5 साल में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी और रुपए की स्थिति में स्थिरता की सबसे बड़ी वजह ये थी कि भारत को भले ही एक्सपोर्ट से बहुत विदेशी मुद्रा ना मिलती हो, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट होता है उससे कहीं ज़्यादा इंपोर्ट पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। विदेशी मुद्रा का एक बड़ा चैनल जो विदेशी पूंजी निवेश था वो खुला हुआ था, वहाँ से काफ़ी पैसा आ रहा था। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि अभी तक $6.1 बिलियन के आसपास की बिकवाली तो अकेले विदेशी निवेशक ही बाजार में कर चुके हैं। एक और इमर्जिंग ट्रेंड वो ये है कि गोल्ड की कीमत में आई रिकॉर्ड तेजी की वजह से देश में पुरानी गोल्ड ज्वेलरी बेचने का ट्रेंड बढ़ा है। ज्वेलर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि हाल के दिनों में गोल्ड की पुरानी ज्वेलरी की सेल 25% तक बढ़ गई है। इसी हफ्ते घरेलू बाजार में सोने की कीमतें 60,000 रुपये के रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गई थी। फिलहाल भाव 59,300 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब है। सर, किन इलाकों में, देश के किन इलाकों में ये सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही है पुराने सोने की? ये रुख थोड़ा चौंकाने वाला है। आमतौर पर फरवरी मार्च में और कुछ त्योहारों में, नए साल का जो त्यौहार, भारतीय नववर्ष का जो त्यौहार है, खासतौर से गुड़ी पड़वा के तौर पर महाराष्ट्र के उन इलाकों में गेहूं की इस फसल की आने के साथ सोने की खरीद दिखाई देती है। पर सोने की कीमतें बढ़ने के कारण पुराना सोना बिकवाली के लिए आ रहा है और उसमें काफ़ी ठीक ठाक 25% की बढ़ोतरी पिछले साल से दिख रही है। तो 2 वजह से ये बढ़ोतरी दिखाई देती है। इसमें बड़ा हिस्सा उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में हमने ये ट्रेंड काफ़ी देखा है। फरवरी और मार्च में आमतौर पर सोने का बिजनेस ठंडा रहता है, लेकिन इस बार फरवरी और मार्च में सोना बेचने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके दो वजहें दिखाई देती हैं। एक तो ये कि सोने की जो कीमतें 60,000 के आसपास पहुँची और अभी बढ़ोतरी का रुख बना हुआ है। अभी भी जो आकलन है वो $2,000 प्रति आउंस से ऊपर के आसपास के बन रहे हैं, महंगाई बढ़ने के कारण और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संकट के कारण। तो बाजार में पुराना सोना बेचकर बेहतर रिटर्न लेने की सुविधा भी मिल रही है। दूसरा, शायद नया सोना खरीदने के बजाय शुभ हम लोग पुराना सोना
बदल कर उससे जो नया सोना ले रहे हैं या बाकी जो सोने की खरीद में ज्वेलरी और बाकी चीज़ों की खरीद करते हैं उसके लिए सोने का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी एक वजह और भी है कि सोने की अच्छी कीमतें मिलने के बाद रूरल एरिया में जो डिस्ट्रेस है उससे भी हमें संकेत मिलता है कि सोने की बिकवाली में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सोने की कीमतों ने सोने के बाजार में फिर से बेचने वालों की संख्या बढ़ा दी है। अब चर्चा कल एक हुए बड़े फैसले की, वो फैसला था अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व का। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने बुधवार रात को एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की। दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। अब अमेरिका में ब्याज दर 4.75% से बढ़कर 5% हो गई है। अगर आप 1-1.5-2 साल पहले किसी से ये कहते कि अमेरिका में नीतिगत दर 5% हो सकती है तो वो बिल्कुल आपकी बात पे यकीन नहीं मानता, लेकिन अब ये सच हो गया है। यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भविष्य में बढ़ोतरी के भी संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी हो सकता है। हालांकि एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर बैठक के दौरान इस बात पर भी चर्चा हुई कि जो बैंकिंग संकट आया है, ताज़ा संकट जो है बैंक का, क्या इसके बाद दरें बढ़ानी चाहिए या नहीं। यूएस फेड चेयरमैन के इस बयान के बाद अमेरिकी करेंसी डॉलर में थोड़ी नरमी देखी गई, सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। दूसरी तरफ यूरोप में क्या हुआ, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो प्रेसिडेंट है क्रिस्टीना लेगार्ड, उन्होंने कहा कि यूरोप में महंगाई ज़्यादा है और उसे काबू करने के लिए भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने की ज़रूरत है। फरवरी के दौरान यूके में महंगाई की दर 10% से भी ज़्यादा है, 10.4%। तो अमेरिका यूरोप में अगर ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी तो सीधी सी बात है कि भारत जैसे देशों में भी अभी महंगे ब्याज, महंगे कर्ज के दिन जल्दी जाने वाले नहीं हैं। सर, पहला सवाल ये कि फेड के इस फैसले का दुनिया भर के बाजारों ने क्या समझा, क्या इशारा लिया, क्या संकेत पकड़े? अब हमेशा जब भी फेड फैसला लेता है ना तो बाज़ारों में वो पुरानी व्यवस्था चलती है, जागी रही भावना जैसी। तो अगर आप फेड के बयान का आधा हिस्सा, अगला हिस्सा देखें और उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करें तो लोगों ने एक अर्थ निकाला कि फेड एसवीबी की क्राइसिस से, बैंकिंग क्राइसिस से डर गया है और इसलिए वो आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा देखें तो फेडरल रिजर्व ने सारी आशंकाओं के विपरीत जाते हुए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, 25 बेसिस पॉइंट की जो एक्सपेक्टेड थी, और ये भी कहा कि आखिरी नहीं है, आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब इन दोनों के बीच बाजार दुविधा में उछल रहा है। अब जिसकी भावना इसे फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया रुकने की तरफ से, उसे उस तरह से लिया जा रहा है। लेकिन कुछ आंकड़े हैं जिनको हम करीब से देखें तो हमें फेड की दुविधा दिखाई देती है और उस दुविधा में बाजारों की भी दुविधा है। पहला महत्वपूर्ण बात है कि अभी भी महंगाई 6% पर है अमेरिका में, जबकि अमेरिका में महंगाई का स्तर 2% पर लाया जाना है। जैसा शुभम ने आपको बताया, 5% की ब्याज दर अमेरिका में पहुँच गई है। 2007 के बाद ये सबसे ऊंचा स्तर है। 2008 में लीमन क्राइसिस हुई थी और उसके बाद ब्याज दरों में तेज गिरावट देखी थी। तो आमतौर पर अगर आप ध्यान से देखें तो अमेरिका में लगभग एक बड़ा अरसा, 1 दशक से ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो गया जब लोगों ने इतनी महंगी ब्याज दर कभी देखी ही नहीं। और इसका असर हमें वहाँ मॉर्टगेज मार्केट पर दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बैंकों की बैलेंस शीट्स पर दिखाई दे रहा है, बॉन्ड की प्राइसेस क्रैश हो रही हैं, यील्ड बढ़ रही हैं, ये सारे असर हमें दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप में महंगाई की ब्याज दरें बढ़ाने की कोशिशें 1 साल से लगातार ब्याज दरें 1 साल में बढ़ाई गई, लेकिन यूरोप में महंगाई नियंत्रित होती नहीं दिख रही है। 10% के आसपास तो यूके की इन्फ्लेशन है। EU जोन में जो महंगाई है वो काफ़ी ऊंची है और इसलिए वहाँ के बैंक अभी इस स्थिति में नहीं है कि महंगाई की लड़ाई छोड़ दें। तो बाजार ये मान रहा है कि अगर हम 5.5% का 5.5% का जो पुराना हिसाब देखें ना शुभम, जहाँ माना जा रहा था कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें, अमेरिका की ब्याज दरें 5.5% के रेट पर जाकर लैंड करेंगी, जो टर्मिनल रेट होगा, तो उस हिसाब से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना अभी भी दिखाई देती है। तो जेरोम पावेल का जो बयान है, जिसका कि आधा हिस्सा नरो है आधा कुंजरो जैसा है, अगर उसके आधे हिस्से को देखें तो वो ये मान रहे हैं कि अभी महंगाई तक को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरों को महंगाई के थोड़ा और करीब पहुंचाना होगा, 5.5% तक पहुंचाना होगा। दूसरी तरफ दुविधा ये भी है कि ब्याज दरें बढ़ती रहीं, बॉन्ड की कीमतें गिरती रहीं, यील्ड बढ़ती रही, तो इन बैंकों का क्या होगा। पर बैंकों की समस्या शायद ब्याज दरों से ज़्यादा कहीं ना कहीं रेगुलेटरी चैलेंज से जुड़ी हुई है। अंदर अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम में फिर कुछ बड़ी दरारें निकली हैं जिनके कारण ऐसा दिखाई दे रहा है। पर अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से दुनिया के बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने का कोई इशारा नहीं दिया है। महंगाई दोनों के लिए, यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं के लिए और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए, और भारत को भी अगर आप माने तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी महंगाई भी चुनौती बनी हुई है। अब इसके बाद रिजर्व बैंक अपना अगला कदम कैसे उठाता है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। सर, अगले कदम से पहले ये जानना जरूरी है कि आपको लगता है कि बैंकिंग संकट की वजह से फेडरल रिजर्व महंगाई से लड़ाई छोड़ देगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि महंगाई से लड़ाई
अगर फेडरल रिजर्व को महंगाई पर से लड़ाई छोड़नी होती तो शायद ये ऐसा मौका था जहां पर वो और बेहतर संकेत दे सकता था। ब्याज दरों में बढ़ोतरी को 25 बेसिस पॉइंट की जगह 20 या और कम कर सकता था, पर जितना बाजार को पता था कि क्वार्टर बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी आएगी उतनी आई। बाजार मान रहा था कि शायद ही महंगाई नियंत्रण में आ जाएगी और कभी भी अमेरिका में ब्याज दरें 5% नहीं होंगी, 5% तक नहीं जाएंगी, लेकिन 5% तक ब्याज दरें पहुंच गई हैं तथा अमेरिका में 5% की ब्याज दरों का अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था चिरंतन काल से पेरिनली लो इंटरेस्ट रेट की इकोनॉमी रही है, सस्ती पूंजी की अर्थव्यवस्था रही है और वो सस्ती पूंजी अमेरिका की पूरी दुनिया में तैरती है, जिससे पूरी दुनिया में ग्रोथ आती है। तो फेडरल रिजर्व महंगाई की लड़ाई छोड़ने को तैयार नहीं। कल जब जेरोम पावेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुन रहे थे, देख रहे थे, जेरोम पावेल काफ़ी संकल्पबद्ध और कमिटेड दिखाई दिए कि महंगाई में नियंत्रण के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को अभी रोका नहीं जा रहा है। तो अब शुभम, इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि अगर 6% तक महंगाई कम नहीं होती, क्योंकि महंगाई के जो ताजे आंकड़े अमेरिका में आए हैं उसमें फूड और यात्रा और एयर फेयर फिर से बढ़ गए हैं, इनकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, तो क्या अमेरिका में ब्याज दरें 6% तक जाएंगी, इस बात की संभावना भी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बैंकों के भीतर जो समस्या चल रही है उसके समाधान को लेकर अमेरिका के नियामकों में काफ़ी असमंजस है कि इसे कैसे संभाला जाए। हालांकि बड़े बैंकों को मोर्चे पर लगा दिया गया है। सर, तीसरा और बड़ा सवाल कि बैंकिंग सिस्टम के सामने, जैसा आपने कहा कि और बड़ी दरारें दिख रही हैं और बड़े संकट, सबसे बड़ी चुनौती क्या दिख रही है? बैंकिंग संकट के बारे में जो अमेरिका में जो छोटे बैंक हैं, मझोले बैंक हैं, उनके अंदर संकट और चुनौती ज़्यादा है। और सबसे बड़ी चुनौती ये, जिस बात का जिक्र कल जेनेट एलन ने भी किया और बाकी लोग जगह से भी निकल कर ये बात सामने आ रही है कि इन बैंकों के पास बहुत बड़े अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स थे, बड़ा हिस्सा इनके पास अनसिक्योर्ड डिपॉजिट का था। जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसने वो 2 से 3% तक की डिपॉजिट पर इंश्योरेंस देता है। तो बैंकों ने बहुत सारा जो जमा जुटाया था उस जमा को जोखिम वाले इन्वेस्टमेंट में डाला और खासतौर से सरकारी बॉन्ड में डाला, जिन बॉन्ड्स की कीमत गिर चुकी है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह समझना जरूरी है कि कैपिटल के सिस्टम में, मॉनेटरी सिस्टम में जितना भी डेबिट होता है, जितना क्रेडिट बढ़ता है उतना ही डेबिट भी बढ़ता है, उतनी जमा भी बढ़ती है, क्योंकि जितना एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करके अमेरिका का फेडरल रिजर्व दे रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में डिपॉजिट के तौर पर भी कलेक्ट हो रहा है और उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं अवेलेबल है। तो जो जितनी सस्ती पूंजी आई उसने क्रेडिट भी क्रिएट किया और उसने बैंकों में डिपॉजिट्स भी ब्लो किए और बड़ी मात्रा में डिपॉजिट थे बैंकों के पास जिनके पास कोई बीमा नहीं था और वहाँ अब थोड़ा संकट ज़्यादा गहरा है और इसलिए शायद फेडरल रिजर्व ने और FDIC ने बैंकों के लिए बेल आउट की पाइपलाइन खोल दी। और हम जो ताज़ा आंकड़ा देख रहे थे तो चौंकाने वाला था कि इसके बाद, इस पाइपलाइन के बाद बैंकों ने अपने डिपॉजिट्स को कवर अप करने के लिए, हेज करने के लिए कितनी और बारोइंग करना शुरू कर दिया है फेडरल रिजर्व से। तो फिर वही बात है कि डिपॉजिट को कवर करने के लिए नए कर्ज लिए जा रहे हैं बैंकों की तरफ से। ये गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही है, लेकिन फिलहाल हमें एक चीज दिख रही है स्पष्ट रूप से कि फेडरल रिजर्व ने अमेरिका की बैंकिंग क्राइसिस को और महंगाई से लड़ाई को, दोनों को थोड़ा अलग अलग रखा है। हमें दो तरीके के बयान दिखते हैं बैंकिंग क्राइसिस को लेकर। एक दूसरे तरीके का रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव दिखता है और यहाँ प्योर मॉनेटरी पर्सपेक्टिव दिखता है। मौद्रिक परिदृश्य में फेडरल रिजर्व को या दुनिया के केंद्रीय बैंकों को महंगाई रोकने के लिए जो करना चाहिए वो करने के प्रति संकल्पबद्ध भी दिखाई दे रहे हैं और वैसे ही कदम उठाए जा रहे हैं। अमेरिका और स्विट्जरलैंड के बैंकिंग संकट को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस हफ्ते सरकारी बैंकों के साथ बैठक करने जा रही हैं। बैठक में यूएस बैंकिंग संकट से भारत पर होने वाले असर पर चर्चा हो सकती है। बैठक 25 मार्च को होने की संभावना है। बैंकिंग संकट की वजह से अमेरिका में 3 बैंक असफल हो गए हैं, वहीं स्विट्जरलैंड का क्रेडिट स्विस बैंक भी बिक गया है। दूसरी खबर यह है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी कि देश के MSME सेक्टर को दिए गए कर्ज फंसते देख बैंकों ने रिजर्व बैंक से यह आग्रह किया है कि MSME सेक्टर के लिए NPA के नियमों में ढील दी जाए। सर, क्यों इतने परेशान है बैंक MSME के लोन को लेकर? MSME के लोन को लेकर बैंकों ने रिजर्व बैंक से चर्चा शुरू की है। हम लोग इसको लगातार देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक की तरफ से भी अलग अलग रिपोर्ट्स में और अलग अलग आंकड़ों में कहा गया था कि अगला साल यानी नया वित्त वर्ष जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटी मझोली कंपनियां हैं, उनको जो कर्ज दिए गए उनके हिस्से में NPA को लेकर बड़ी चुनौती बन सकता है। बड़ी कंपनियों ने तो अपने कर्ज में कमी की है, पर छोटी कंपनियों के लिए नया NPA बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो बैंकों ने कहा है कि जो बैंकों के जो छोटी उद्योगों को दिए गए कर्ज हैं उनके NPA की जो गणना है उसका फार्मूला RBI स्पष्ट करे और ये माना जाए कि जो रिस्ट्रक्चरिंग के पहले जब क्योंकि हमें याद होगा शुभम की कोविड के दौरान सरकार ने बैंकों से कहा था कि वो छोटे उद्योगों के लोन रिस्ट्रक्चर करें, उनको एक किस्म का मॉरिटोरियम भी दिया गया था, रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा भी दी गई थी। उस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद NPA की गणना शुरू करने की बात कही थी। तो ये बात बैंकों ने रिजर्व बैंक से कहा है कि जो कोविड पैकेज में जो
में जो एनपीएस क्रिएट हुए उनको इस गणना से अलग रखा जाएगा और रखा जाए ताकि उनकी गणना उसके बाद शुरू हो एनपीए की, जिससे कि उनके प्रोविजनिंग के बर्डन कम हो सके। प्रोविजनिंग का मतलब होता है कि अगर बैंक कर्ज नहीं चुका पाते हैं या उनके पास कर्ज बड़ा है और वो एनपीए बदलता है तो उसके बदले बैंकों को अपने पूंजी से उतना हिस्सा आगे निकाल कर रखना पड़ता है। और अभी जो ताज़ा आंकड़ा हम देख रहे हैं, इस समय जो बैंकों के सबसे बड़े लोन हैं, जो गारंटीड लोन हैं ECGLS के तहत, वो बैंक MSME में 95% लोन जो है वो ECGLS के बदले दिए गए हैं, जो सरकार ने कोविड के दौरान एक क्रेडिट गारंटी स्कीम्स जारी की थी। 2022 में बैंकों के एनपीए में छोटे उद्योगों के कर्ज का हिस्सा 7.6% पहुंच रहा है। सर, दूसरी एक खबर यह कि रिजर्व बैंक ने आईबीए से कहा है कि वो भारतीय बैंकों को लिबोर से अलग करें। ये लाइबोर से अलग करने का क्या मसला है? लाइबोर का स्कैम लोगों को याद होगा, जो काफ़ी जो समय से फॉलो कर रहे हैं। 2017 में एक स्कैम हुआ था ब्रिटेन में, जिसमें कई सारे बैंकों ने मिलकर लाइबोर फिक्स कर दी थी। लाइबोर वो रेट है, इसको लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं, जो लंदन का वित्तीय बाजार, जो सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है, वहाँ बैंक एक दूसरे से जिस ब्याज दर पर लेन देन करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको निर्धारित करने का पैमाना लाइबोर होता है। और लाइबोर को एक बेंचमार्क रेट माना जाता है, क्योंकि वहाँ से बाजारों के शॉर्ट टर्म लेंडिंग के रेट्स डिसाइड होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। उस घोटाले के बाद रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि 2023 के बाद अपने आप को इस प्रोसेस से डिटैच कर लें और दूसरे पैमानों पर जाएं, ताकि जब भी वो कोई लेन देन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से, उसमें लाइबोर को आधार ना माना जाए। यहाँ एक दुविधा फंसी हुई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है, लेकिन बैंकों को ये लग रहा है कि उन्होंने जो पुराने सौदे लाइबोर पर कर रखे हैं, अगर इसे छोड़ते हैं तो उनके सामने कई तरीके की लीगल हर्डल्स या कई तरीके की कानूनी मुश्किलें आएंगी। इस मामले में रिजर्व बैंक ने आईबीए से बात करनी शुरू की है। यह बैंकों से कहा गया है कि जो अल्टरनेट बेंचमार्क्स हैं, जैसे कि एक सिक्योर्ड ओवरनाइट फंडिंग रेट है, जिसे लाइबोर से थोड़ा ज़्यादा स्वस्थ और पारदर्शी माना जाता है, जिसको सोफर कहते हैं, और एक और महत्वपूर्ण पैमाना है जिसे शायद बैंक अपना सकते हैं, जिस पे चर्चा चल रही है, वो इसको सोनिया कहा जाता है, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक रेट, जिसमें कि स्टर्लिंग को, डॉलर को नहीं बल्कि पाउंड स्टर्लिंग को आधार बनाया जा सकता है। हमें याद रखना होगा कि भारतीय बैंकों का बड़ा निवेश लाइबोर आधारित लेन देन में होता है, क्योंकि भारतीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लेन देन करते हैं उसमें लाइबोर को आधार बनाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर का। आज दिन की सबसे बड़ी खबर जो है वो अदानी समूह से जुड़ी। आज अदानी समूह से जुड़ी एक दो नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें आई। लेकिन इन खबरों पर आगे बढ़ें, इनका मतलब समझें, मायने समझें, उससे पहले आपको बाजार में आज अदानी समूह की कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा ये बता दें। आज दिन जो था बाजार में ओवरऑल गिरावट का था। सेंसेक्स निफ्टी दोनों 0.5% नीचे बंद हुए। लेकिन अगर आप देखें अदानी ग्रुप की कंपनियों की पिक्चर जो थी वो थोड़ी सी इससे भिन्न थी। आज अदानी ग्रुप में अदानी टोटल, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन, ये 3 कंपनियां ऐसी थी जिनमें अपर सर्किट लगा। इसके अलावा ACC, NDTV और अदानी बिलमेर, ये 3 कंपनियां ऐसी थी जो हरे निशान में बंद हुई। किसी में 0.5% की तेजी थी, किसी में 1% की, लेकिन हाँ ये 3 कंपनियां और हरे निशान में बंद हुई। जहां गिरावट थी वो अदानी एंटरप्राइजेस, जहां करीब 1% की गिरावट थी। इसके अलावा अदानी पोर्ट 0.5% की गिरावट और अदानी पावर में 1.5% की करीब गिरावट थी। अंबुजा सीमेंट में 1% की गिरावट थी। तो ये था पूरा हाल आज अदानी समूह की कंपनियों का। अब जो खबरें आई हैं वो आपको एक एक करके बताते हैं। तो पहली खबर ये कि अदानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की संपत्ति में 60% की गिरावट आ चुकी है। तब से लेकर हर हफ्ते अब तक अदानी समूह की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए घटी है। हर हफ्ते 3000 करोड़ रुपए का नुकसान। जनवरी के अंतिम हफ्ते में हिंडनबर्ग की रिसर्च की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप में अपनी रिपोर्ट जारी की थी और अदानी ग्रुप को इसके बाद जो घाटा हुआ था उससे ये गिरावट आई है। ग्रुप का पूरा फोकस अब इस रिपोर्ट के बाद कर्ज उतारने का है। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें अभी निवेश कम नहीं किया जाएगा, ये ग्रुप की तरफ से संकेत दिए गए हैं, बल्कि यहां निवेश बढ़ाया जाएगा। बुधवार को ग्रुप की तरफ से कहा गया कि एयरपोर्ट कारोबार में ग्रुप की तरफ से निवेश बढ़ाया जाएगा और कुछ और एयरपोर्ट की बोली भी लगाई जाएगी। सर, ये जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें घट रही थी, उससे थोड़ा सा विरोधाभासी है, थोड़ा अलग रुख है। हर जगह हम खबर देख रहे थे, या तो पीछे हट रहे थे, या निवेश रोक रहे थे, या उनमें बोली ना लगाने की बात कह रहे थे। पावर देखिए, सड़क देखिए, लेकिन एविएशन बिजनेस को लेकर ग्रुप इतना उत्साहित क्यों है? अडानी समूह की तरफ से लंबे समय बाद पहली बार किसी कारोबार में बने रहने या उसमें श्रिंक ना करने की, उससे पैर ना पीछे ना खींचने की खबर आई। बाकी कारोबार जो चल रहे हैं वैसे ही, पर हमने देखा कि
प्रत्यक्ष रूप से अडानी समूह ने, जैसा शुभम ने कहा, कई कारोबारों से एग्जिट किया। पेट्रोकेमिकल कारोबार से एग्जिट करने की बात आई, बिजली कंपनियां जो टेक ओवर की थी उन्हें वापस कर दिया गया, जिसमें डीबी पावर का टेक ओवर था। रोड प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ पीछे खींचे गए। पर अडानी समूह की तरफ से कल एयरपोर्ट में निवेश को ये कहा गया कि कंपनी इस कारोबार में बनी रहेगी और अपना निवेश चलाती रहेगी। हमें पता होगा कि भारत में अडानी समूह के पास 7 एयरपोर्ट्स हैं इस समय, 7 एयरपोर्ट्स का चलाने का लाइसेंस है और एक और नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। अडानी समूह का इस कारोबार में बने रहने की वजह समझना ज़रूरी है। हालांकि अडानी समूह के पास कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा है, मौजूदा परियोजनाओं का कर्ज चुकाना मुश्किल हो रहा है और दूसरी चीज़ कि एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए भी अडानी समूह को बड़ा कर्ज लेने की ज़रूरत होगी। पर एक ऐसा बाजार है जिस बाजार में अब कोई बड़ा प्लेयर नहीं बचा है, कोई एक मुश्त बड़ा खिलाड़ी एयरपोर्ट के बाजार में कोई बड़ी कंपनी नहीं बची। हमने पहले 2 बड़ी कंपनियां GMR और GVIC के उभरते हुए देखी थी, पर वो कंपनियां सिकुड़ गई। एक तो अडानी को यही एयरपोर्ट, मुंबई का एयरपोर्ट मिला। तो एयरपोर्ट्स के ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो सरकार से अडानी समूह को मिले हैं, इस समय भारत में सबसे बड़ा ऑपरेटर अडानी समूह एयरपोर्ट के तौर पर है। आप इसे एक किस्म से मोनोपोली ऑपरेटर भी कह सकते हैं कि देश के जितने प्रमुख बड़े एयरपोर्ट्स हैं, 7 बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उनमें से बड़ा हिस्सा अडानी समूह के पास है, या फिर कुछ छोटी कंपनियां या सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी उसे चला रही है। ये वो बिजनेस है जिस बिजनेस में शायद अडानी समूह को भविष्य में संभावनाएं दिख रही हैं। संभावनाएं स्वाभाविक है, भारत में एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, नई एयरलाइंस आ रही हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक पेंच है। अडानी समूह ने ये कहते हुए कि वो एविएशन कारोबार से में और ज़्यादा निवेश करना चाहता है और इसमें बना रहेगा, और ये भी कहा गया, हालांकि पता नहीं है कितनी क्षमता होगी नए एयरपोर्ट लेने की, कि अगर सरकार नई बोलियां लगाती तो हम आगे आएंगे। ये भी कहा गया कि एयरपोर्ट्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट को 30 से 35% तक कम करना होगा। और यहाँ से संकेत माना जा रहा है कि अडानी समूह के पास जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी कॉस्ट में, उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट में कटौती की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये भी वही दबाव है जो दिखाई हमें कंपनी की बैलेंस शीट पर दिखाई दे रहा है। हमें याद होगा कि जब एयरपोर्ट्स की बोलियां लगाई गई थी तो अडानी समूह ने काफ़ी बढ़ चढ़कर आगे बोलियां लगाई थी, और उसके पीछे बाकी लोग उन बोलियों में काफ़ी पीछे रह गए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बाजार में महसूस किया जा रहा है कि अडानी समूह ने जिस कीमत पर एयरपोर्ट खरीदे थे उनसे रेवेन्यूज़ की संभावनाएं उतनी ज़्यादा खरीदे, या कहें कि एयरपोर्ट्स को चलाने का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था सरकार से चलाने के लिए, और इस समझौते में शुभम पर पैसेंजर रेवेन्यू सरकार को देना होता है। हर यात्री के हिसाब से जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए मिलता है उसमें कंपनियों को पैसेंजर के हिसाब से रेवेन्यू देना पड़ता है। तो ये तो कहा गया है कि वो बने रहेंगे, लेकिन इसमें कॉस्ट कम करने की बात भी शर्त के तौर पर जोड़ी गई है, मतलब नियम और शर्तें लागू हैं। इसके बाद जो अगली बड़ी खबर थी वो ये कि स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE ने बुधवार को अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर को फिर से शॉर्ट टर्म के लिए अतिरिक्त सर्विलांस पर डाल दिया है। सर, पहले डाली गई थी, फिर हटाई गई, अब फिर दोबारा डाला गया है। दोबारा सर्विलांस पर क्यों डाला गया? अडानी समूह के शेयरों में जिस तरीके की ट्रेडिंग और उतार चढ़ाव दिख रहा है, खासतौर से अडानी पावर को लेकर कई गतिविधियां इधर हाल फिलहाल में अलग अलग दिखाई दी, और शायद अडानी पावर को इसलिए फिर से उसमें डाला गया है। और NSE बहुत तेजी के साथ, ऐसी पहली कंपनी होगी, पहला समूह होगा जिसको इतनी तेजी के साथ सर्विलांस में लाकर अंदर और बाहर किया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है, जो कि हम पहले भी मनी सेंट्रल में बताते रहे, कि स्टॉक मार्केट में अडानी समूह इन्वेस्टर्स से ज़्यादा ट्रेडर्स का स्टॉक हो गया है। ट्रेडर्स इसमें तात्कालिक तौर पर जो बढ़ोतरी या गिरावट होती है उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं, और एक सीमा से अधिक सट्टेबाजी या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ रोकने के लिए NSE को बार बार अडानी के स्टॉक्स को सर्विलांस मैकेनिज्म के तहत लाना पड़ता है। जब कोई स्टॉक सर्विलांस मैकेनिज्म के तहत जाता है तो उसके मार्जिन के, उसके भुगतान की तमाम सारी शर्तें सख्त कर दी जाती हैं। सर, तीसरी खबर अदानी की साख से जुड़ी थी। अदानी ग्रुप की साख को लेकर कल S&P ने एक बड़ा बयान दिया। क्या कहा S&P ने? S&P का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये बात हमें अडानी समूह के भविष्य के तौर पर, अगले 6 महीने और साल भर के भविष्य के तौर पर S&P ने जो कहा है उसे जानना ज़रूरी है। अडानी समूह ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है अडानी ग्रुप : द नोन अननोन्स। इस रिपोर्ट में S&P ग्रुप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अडानी समूह की साख में बेहतरी या बढ़ोतरी या भरोसे की वापसी दो कारणों पर ही निर्भर होगी, 2 चीज़ों पर निर्भर होगी। पहली चीज़ तो ये कि ग्रुप S&P या दुनिया की रेटिंग एजेंसियां, खासतौर से S&P ने अपने बारे में कहा, ये जानना चाहेगी कि अडानी समूह के पास इतनी पूंजी उपलब्ध है, कर्ज चुकाने की पूरी व्यवस्था है कि नहीं है। अगर ये नहीं है, कंपनी के पास कैपिटल की कमी है, कर्ज चुकाने भर के संसाधन नहीं है, तो अडानी समूह की साख में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
हमें याद होगा कि S&P अडानी समूह के आउटलुक को घटा चुका है। अडानी समूह ने फरवरी के अंतिम हफ्ते में अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई, अडानी पोर्ट्स, अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इन कंपनियों के आउटलुक को निगेटिव कर दिया था, घटाकर निगेटिव कर दिया गया था। दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है, जो S&P ने कहा है कि कंपनी के संचालन में जो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, जो ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के इश्यूज़ हैं, इनको लेकर भी एजेंसी ये जानना चाहती है कि अडानी समूह ने उस पारदर्शिता के लिए क्या किया है, कितनी चीज़ें और बेहतर की हैं, और इसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि समूह की साख में बेहतरी की जाएगी। और ये दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आप हमारा कवरेज पिछले 2 महीने से अडानी समूह पर देख रहे हैं तो हम लगातार ये बता रहे हैं कि यही 2 चीज़ें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डेट, कर्ज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। शेल कंपनियां, तरह तरह से प्रवर्तकों के अलग अलग कंपनियों में हिस्सेदारी और भारी कर्ज, ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिनके कारण अडानी समूह ने को पर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बाकी प्रतिक्रिया हमें दिखाई दी। तो दुनिया की एक बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कह दिया है कि साख लौटाने के लिए जो हुआ है वो शायद पर्याप्त नहीं है, जो कर चुकाया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, इसके बाद भी और कुछ करना होगा, तब साख की वापसी मानी जाएगी। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं मनी सेंट्रल झटपट का। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए AIS फॉर टैक्सपेयर नाम की एक ऐप लॉन्च की। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर के जरिए आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपके पैन से जुड़ी जाएगी। इस पर क्लिक करने पर आपको पिछले 3 साल की आय, TDS, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई सूचना सही नहीं है तो उसको दुरुस्त कराने के लिए आप इसी ऐप से आवेदन भी कर सकते हैं। हाल के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में आई नरमी के बावजूद तेल उत्पादक देशों के संगठन OPEC प्लस की तरफ से ये कहा गया है कि उत्पादन में कटौती नहीं की जाएगी। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक OPEC प्लस के अधिकारियों ने बताया कि संगठन ने दिसंबर तक तेल उत्पादन को लेकर जो प्लान घोषित किया है उसी के तहत उत्पादन होता रहेगा। फिलहाल विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $76 प्रति बैरल के करीब है। क्रिप्टो करेंसी में कुछ हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते नवंबर के दौरान बिटकॉइन का भाव $16,000 के नीचे आ गया था, जो अब बढ़कर $27,500 के ऊपर है। 2022 में पूरे साल बिटकॉइन में भारी गिरावट देखने को मिली थी। रिलायंस रिटेल FMCG कारोबार में तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसी नए प्लान बन रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा के लॉन्च के बाद कंपनी अब देश भर में किराना स्टोर पर पैक्ड सामान की डिलीवरी शुरू करने जा रही है। शुरुआत में होम और पर्सनल केयर प्रोडक्ट उतारे जाएंगे। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि उसका मकसद कम कीमत पर हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है। FMCG सेगमेंट में रिलायंस की एंट्री के बाद इस सेक्टर की दूसरी दिग्गज कंपनियों की चुनौती मिल सकती है। सर, कोई आपकी टिप्पणी? ओपेक की तरफ से जो खबर आई वो महत्वपूर्ण है। शो हमने देखा कि पिछले 2 हफ्ते में तेल की कीमतें करीब 10% टूट गई, 10% के आसपास गिरावट आई कच्चे तेल की कीमतों में। उसके बाद भी ओपेक देश फिलहाल अपने उत्पादन में कटौती की तैयारी नहीं कर रहे हैं, और यानी कि ओपेक देशों को बाजार में मांग और आपूर्ति का जो संतुलन है वो थोड़ा अभी ढीला ढाला दिखाई दे रहा है। ये आमतौर पर भारत जैसे एनर्जी इंपोर्टर देशों के लिए, आयातक देशों के लिए अच्छी खबर है। नहीं तो बाजार में एकदम मांग टूटने के कारण, कीमतें टूटने के कारण ने ओपेक देशों को उत्पादन का क्रम बदलते हुए, कटौती करते हुए, कीमतें बढ़ाने की कोशिश करते हुए देखा है। सेंटिमेंट बाजार में यह है कि कुछ भी परिस्थिति बने लेकिन कच्चे तेल की कीमतें $60 से नीचे नहीं जाएंगी, और जब तक कीमतें $60-70 के आसपास बनी हैं, अधिकांश ओपेक देशों के पास बेहतर मार्जिन उपलब्ध हैं उनकी लागत के हिसाब से। दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो इस पूरी प्रोसेस में है वो रिलायंस की नई तैयारियां हैं। रिलायंस ने FMCG और ग्रॉसरी के कारोबार में उतरने की तैयारी की है बाजार के बड़े नेटवर्क पर, और इसका असर हमें बाजार में बड़ी प्रतिस्पर्धा के तौर पर दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल हेलो मनी 9 की जानकारी आपको दे देते हैं। कल दिन होगा स्टॉक्स का, तो अगर आपका स्टॉक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो दोपहर 2 बजे जुड़िए मनी 9 के साथ। अरुण मंत्री हमारे खास मेहमान हैं जो कल जुड़ेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब देंगे। 9311121874 ये नंबर है जिस पर आपको अपने सवाल भेजने हैं। स्टॉक का दिन है, कल आपके स्टॉक से जुड़े कोई भी सवाल हैं, क्या खरीदें, क्या बेचें, कहाँ निवेश से दूरी बनाएं, कहाँ निवेश और करें, कहाँ एवरेजिंग करें क्योंकि गिरता हुआ बाजार है, तो ये तमाम सवाल आपके मन में हो सकते हैं। कल जुड़िए 2 बजे मनी 9 पर हेलो मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।